बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के मुकदमात के ख़िलाफ़ फ़ैसले के क्या असरात होंगे और PTI को इस पर खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं। एक तो हमारा ये पॉइंट है, और दूसरा साइफ़र केस में अब सज़ा इमरान खान को, और वो भी सख्त तरीन सज़ा, हफ्तों की नहीं, या ये कह लीजिए कि चंद हफ्तों की। चंद से मुराद 4 हफ्ते 3 हफ्ते, इससे ज़्यादा नहीं। ये इतने हफ्तों की बात रह गई। ये नवंबर का महीना है, बस इसी में खान को सज़ा हो जानी है। और फ़र्द जुर्म लगने की खबर सुनकर इमरान खान अदालत में तो परेशान नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में जेल जाकर परेशान हुआ। परेशान तो अदालत में भी हुआ, लेकिन इसने कोई कमेंट नहीं किया। लेकिन वापस जेल जाकर इसने जो कुछ कहा, उससे अंदाज़ा होता है कि इसको यकीन नहीं आ रहा और ये एक सदमे की कैफियत में चला गया है। तो उसके बाद जो दिलचस्प पॉइंट है वो ये है कि क्या नवाज शरीफ के जलसे ने फ़ज़ा बदल के रख दी है, या गैलप वाले लोटा हो गए हैं कि एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का माजरा है। लेकिन अगर आप इस सर्वे को सुनिएगा तो बस सर धुनिएगा और सर धुनते ही रह जाइएगा। और फिर आखिर में ये कि मलक रियाज की गर्दन अब नहीं बच सकती। अब वो बहुत बुरी पोजीशन में आ गया है, बहुत बुरे शिकंजे में आ गया है, और लगता है कि इसका राज तो ख़त्म। यूँ समझ लीजिए कि यकीनन ये दिवालियापन की तरफ जाएगा। तो नाज़रीन, सर-ए-फ़हरिस्त फ़ौजी एक्ट, आर्मी एक्ट के हवाले से मुख्तसर सी बात, ज़्यादा, क्योंकि मैं इसको बहुत बड़ा कोई इनकलाबी वाक़या नहीं समझता, सिवाय इसके कि बिंदियाली जजों ने, जो 4 जज हैं बिंदियाली, 5वें तो याह्या फरीदी साहब तो खैर बिंदियाली ग्रुप के नहीं हैं, इन्होंने जो फ़ैसला दिया है इससे इंसानी हकूक़ की तंजीमें खुश हैं और सियासी जमातें भी अमूमी तौर पर इससे मुतमईन होंगी। लेकिन ये फ़ैसला आइन के ख़िलाफ़ है। और वो जो अदालतें कहा करती हैं ना कि पार्लियामेंट जब फ़ैसला करती है बदनीयती की बुनियाद पर, तो बदनीयती की बुनियाद पर पार्लियामेंट के फ़ैसले को हम मनसूख करने का इख्तियार रखते हैं। तो वो सवाल यहाँ भी पैदा हो जाता है कि अगर PTI का मामला ना होता तो क्या बिंदियाली जजों का यही फ़ैसला होता? ज़ाहिर है कि नहीं होना था। इसलिए ये वही बिंदियाली जज हैं जिन्होंने, जब दहशतगर्दों के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला दिया था कि फ़ौजी अदालतों में जो मुकदमात चले हैं उनके तहत सज़ाएँ दी गई है कुछ लोगों को, तो वो सज़ाएँ कलअदम की जाती हैं। तो इन बिंदियाली जजों ने पेशावर हाई कोर्ट का वो फ़ैसला मुअत्तल कर दिया था। इसका मतलब ये है कि उस वक्त ये बिंदियाली जज जो थे वो फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के हक़ में थे। चूँकि अब मामला PTI की तरफ आ गया है, PTI का पड़ गया है मसला, तो इसलिए इन्होंने फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के मुकदमात का इख्तियार ख़त्म कर दिया है, और जो मुकदमात चल रहे थे 102 के करीब, उनको वापस ट्रायल कोर्ट्स में भेजने का फ़ैसला किया है। ज़ाहिर है इससे फ़ौज का इदारा खुश तो नहीं होगा, क्योंकि ये एक किस्म का बंदियाली जजों ने उन दहशतगर्दों को एक किस्म की रियायत दी है, रिलीफ दिया है, जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थे। अब अदालत के किरदार पर इससे ज़्यादा मैं बात नहीं करूँगा, लेकिन ये जो ख़बर मैं आपको देना चाहता हूँ, और वो आप देख लीजिएगा कि ऐसे ही होगा कि फ़ौज कोई मुतबादल बंदोबस्त करेगी या क्या करेगी, क्योंकि ये तय है कि सूरज मगरब से निकले या शमाल से निकले, 9 मई के मुजरिम बच नहीं सकते। अब PTI के लोग जश्न मना रहे हैं। PTI के लोग से मुराद ये है कि यही एतजाज़ हसन, यही लतीफ़ खोसा और इसी किस्म की 6-7 और जड़ी बूटियाँ जो अल्लाह ताला ने इस मुल्क में पैदा की हैं इस किस्म की, और फिर कुछ उनके जो हामी है मीडिया में, एंकर पर्सन है, TV पर बैठे हुए तजिया नगार हैं, वो एक किस्म का जश्न मना रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ की फ़तह हुई है। चंद दिनों में आप देख लीजिएगा कि तहरीक इंसाफ की फ़तह का क्या आलम बनता है। ये जो मुजरिम है 9 मई के, ये नहीं बच सकते, इनके बचने की कोई सूरत नहीं है, चाहे ये बंदियाली कोर्ट एक और फ़ैसला भी सुना दे। और फिर इसमें सबसे अहम बात यह है कि इमरान खान पर जो फिल वक्त जो 3 ख़तरनाक तरीन केसेस चल रहे हैं, एक साइफ़र केस है, एक 9 मई का केस है, और एक वो केस है मलक रियाज वाला, अलकादिर ट्रस्ट वाला केस जो है। ये तीनों केस जो है ये अभी तक तो मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल रहे, ये तो सिविलियन दहशतगर्दी की अदालतों में, खसूसी अदालतों में चल रहे हैं। आर्मी ट्रायल के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इमरान खान पर जो चल रहे हैं मुकदमात, उन पर कोई फ़र्क, कोई असर नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि इमरान खान का जो साइफ़र का मुकदमा था या जो 9 मई का मुकदमा था, उससे फ़ौजी अदालत में
चलाने का एक इरादा ज़ाहिर किया गया था, तो वो अब ज़ाहिर है वो पहले ही चल रहा है, साइफ़र केस चल रहा है और खसूसी अदालत में चल रहा है कि फ़ौजी अदालत में नहीं चल रहा। 9 मई का केस भी खसूसी अदालत में चल रहा है, फ़ौजी अदालत में नहीं चल रहा। तो जो सज़ा इमरान खान को होनी है 14 साल या 10 साल, सपोज़ 10 साल कैद होनी है या 14 साल कैद होनी है, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से वो कुछ 13 साल या 9 साल नहीं हो जाएगी, ये वो 10 साल ही रहेगी और वो 14 साल की रहेगी, जो भी इसको सज़ा मिलनी है। इसलिए पीटीआई वाले तो ये बात, ये खुशी का जो पंडारा है ना, ये इसको उठाकर एक तरफ रख दें, क्योंकि 2-3 दिन में इन्होंने फिर रोना शुरू कर देना है। और मैं एक बार फिर दोहरा दूं कि 9 मई के जो मरकज़ी बड़े बड़े मुजरिम हैं ना, छोटे मुजरिमों की बात और है, उनमें से तो कई ऐसे हैं जिनको फ़ौज खुद रिहा करने पर गौर कर रही है कि अब इतने महीने हो गए हैं तो उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन जो असल जो मुजरिम मैटर करते हैं पीटीआई के लिए, उनमें से कोई नहीं बचेगा। बहरहाल ये फ़ैसला जो है, इसकी नीयत और बदनीयती वाला जो उसूल ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने तय कर रखा है, उसकी रोशनी में अगर आप इसको देखेंगे तो समझ में आ जाएगी बात। और वैसे भी आर्मी एक्ट 1952 से आइन का हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट ने उस एक्ट को नहीं उड़ाया। उस एक्ट की मौजूदगी में ये एक किस्म का तजाद बन गया है, वो इसको अब देखा जाएगा। तो खैर साइफ़र केस में इमरान खान पर फ़र्द जुर्म हो गई। पिछली मरतबा 17 तारीख को गालबन ये फ़र्द जुर्म आयद होनी थी, लेकिन उस वक्त इमरान खान की वकीलों ने किसी तरीके से बहाने हीले करके कि जी वो नकूल दी जाए, फ़लाँ काम दिया जाए, फ़लाँ चीज़ दी जाए, वो करके उसको मुलतवी करा लिया गया। तो उसके बाद आपने देखा होगा कि बाज़ ये पीटीआई के ये मीडिया मैनेजर हैं, ये उस वक्त भी बगले बजाते रहे कि देखा फ़र्द जुर्म की कार्रवाई को हमने रुकवा दिया। और फिर नाज़रीन एक दिलचस्प बात है कि इनके करीब तकरीबन 100 के करीब सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं पीटीआई के, और 100 के करीब ही इनके नजूमी हैं। वो 17 तारीख को जब ये फ़र्द जुर्म मुलतवी हुई तो इन नजूमियों ने बाजमात, ऐसे लगता है जैसे सबको एक ही स्क्रिप्ट दिया जाता है कि ज़ुहल इधर चला गया, मरीख उधर चला गया, मंगल इधर आ गया, शनि इधर आ गया, राहु की तो फलां जगह चले गए, लिहाजा अब ये होगा इमरान खान को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बना दिया जाएगा। तो बहरहाल फ़र्द जुर्म पर इन सब नजूमियों ने एक बात की और कहा कि ये 24 को भी फ़र्द जुर्म नहीं लगेगी। उस दिन क्या होगा? उस दिन कोई जज बीमार हो जाएगा या कोई ऐसा हादसा हो जाएगा, कोई बड़ा वाक़या हो जाएगा। भाई तुम नजूमी हो तो एक बात करो, या तो बताओ कि फ़लाना जज बीमार हो जाएगा या ये बताओ कि फ़लाना हादसा हो जाएगा। बहरहाल उन्होंने स्क्रिप्ट के मुताबिक ये कहा और 23 तारीख को फ़र्द जुर्म लग गई। अच्छा, अब इस फ़र्द जुर्म लगने का मतलब क्या है? अब यानी 28 गवाह है और दिन में ये एक रवायत मौजूद है और इतना मुश्किल भी नहीं है कि एक दिन की अदालती कार्रवाई में 3-3 गवाह भी भुगत सकते हैं। बीच में हफ्तावार छुट्टियाँ आ जाती हैं, कोई और इल्तवा आ जाता है, तो मिल मिलाकर ये 4 या 5 हफ्तों की गेम है। एक हफ़्ता ये रहता है अक्टूबर का और 4 हफ्ते बल्कि 5 हफ्ते नवंबर के लगा लें, तो 6 हफ्तों में ये केस निपट जाना। और इसकी सज़ा जो है वो दीवार पर लिखी है, उसमें कोई बहस अगर करता है तो वो सिर्फ वक्त ज़ाया करता है। बहस से मुराद ये है कि फ़लाँ शिक ये कहती है और फ़लाँ मामला यूँ है और फ़लाँ चीज़ यूँ है, लिहाजा इम्कान है कि सज़ा नहीं होगी। तो भाई कोई इम्कान नहीं है, किसी बहस की ज़रूरत नहीं है। सज़ा जो है वो नविश्ता दीवार है। इस केस की जो फ़र्द जुर्म है वो बड़ी क्लियर है, गवाहान बड़े क्लियर हैं। तो माशाल्लाह इनको इंतज़ार करने दे। एक सूली होता है इंतज़ार, जिस पर सबसे ज़्यादा टंगा हुआ है इमरान खान, जो जेल में जाते ही डिप्रेशन में चला गया। और वहाँ जेल के अमले से कुछ न कुछ ख़बरें तो बाहर आई जाती हैं, लेकिन कुछ ख़बरें जो बयान की जाती हैं वो बहुत झूठ होती हैं। मसलन एक ख़बर कल से चल रही है कि इमरान खान ने नवाज़ शरीफ का जलसा टीवी पर सुना और नवाज़ शरीफ के हर फ़िक्रे पर वो तबसरे करता रहा साथियों के साथ, वहाँ यानी कमरे में कुछ और लोग भी बैठे हुए थे। ये ऐसा एक बेसुरोपा दावा किया गया। उस कमरे में कितने लोग बैठ सकते हैं? कोई नहीं बैठ सकता सिवाय एक वकील या 2 वकील के। और वैसे भी जब मुलाकात होती है तो वो इमरान खान की जेल के कमरे में नहीं होती, वो सुपर यूनिट के कमरे में होती है, जहाँ ज़्यादा जगह है और जहाँ कुर्सियाँ रखी जाती हैं। इमरान खान की कोठरी में नवाज़ शरीफ की तकरीर के दौरान कोई आदमी भी नहीं गया। अगर ये वो दावा कर देते ना कि वो इमरान खान खुद कलामी के अंदाज में तबसरे करता रहा तो वो ज़्यादा करीने क्यास थी। तो अदालत में बहरहाल इसने अपना वो एक गुबार निकाला और जज साहब को जाते ही मुबारकबाद दी, जिस पर जज साहब भी हैरान रह गए, क्योंकि कोई तुक नहीं बनती थी ये जज को ये बात कहने की मुबारक हो कि नेल्सन मंडेला पाकिस्तान वाला जो है, यानी नवाज़ शरीफ की तरफ इशारा करते हुए कि वो नेल्सन मंडेला पाकिस्तान आ गया है। तो भाई तुमने तो कहा था ना, तुम्ही ने तो कहा था ना कि इस नेल्सन मंडेले को मैं नहीं आने दूंगा।
اور اگر آیا تو ایسا استقبال کروں گا کہ اس کی پتہ نہیں کہ نسلیں یاد رکھیں گی یا خود یاد رکھیں گی۔ تو وہ جناب آ گیا، اس نے جلسہ بھی کر دیا ہے اور وہ ملک کی سیاست پر حاوی بھی ہو گیا ہے، تم دیکھ رہے ہو۔ اور اب تم اپنا ماضی کے دعووں کو یاد کرو اور شرمندگی محسوس کرو یا ڈھٹائی اختیار کرو، جو مرضی کر لو، لیکن نواز شریف تو آ گیا ہے اور ابھی اس نے مزید فتوحات کرنی ہے۔ تو ناظرین، گیلپ سروے کا معاملہ بڑا دلچسپ ہے۔ پچھلے سال انہوں نے ایک سروے کیا تھا کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 85% ہے یا 81% ہے، 85% تھی غالباً۔ پچھلے مہینے ان کا سروے آیا کہ عمران خان کی مقبولیت جو ہے وہ 66% ہے، 66%۔ اور 85 سے ایک دم 66% انہوں نے کیسے کر دی، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ گیلپ کو پی ٹی آئی کا ایک حامی ادارہ سمجھا جاتا ہے، ان کے بانی تھے ڈاکٹر ایاز شفیع گیلانی صاحب، لیکن اب گیلپ کی باغ ڈور ایک یوتھیے کے سپرد ہے جو ان کا صاحبزادہ ہے اور جو عقل و خرد سے ماشاءاللہ خاصی حد تک آ رہی ہے اور دولت کمانے کو ہی اپنا دین ایمان سمجھتا ہے، جبکہ ڈاکٹر صاحب جو تھے وہ عزت کمانے کو ترجیح دیتے تھے۔ بہرحال 65%، 66%، 62%، 85%۔ اب جو گیلپ نے سروے کیا ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ 51% لوگ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے مسائل نواز شریف ہی حل کر سکتے ہیں، یعنی کان کو ادھر سے نہیں پکڑا ادھر سے پکڑ لیا۔ یعنی جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ نواز شریف ہی مسائل حل کر سکتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نواز شریف کا حامی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ نواز شریف کی مقبولیت 51% ہے اور عمران خان کی 30% ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ اس کے بجائے یہ کہا کہ 51% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی مسائل نواز شریف حل کر سکتا ہے اور 30% کا یہ خیال ہے کہ نہیں، عمران خان کر سکتا ہے۔ اب اس کو پی ٹی آئی کے لوگ تو کہیں گے کہ یہ لوٹا ہو گیا، گیلپ لوٹا ہو گیا۔ اگر آج لوٹا ہو گیا تو کل یہ جو سروے جاری کرتا رہا ان کی کیا اہمیت تھی؟ یا پھر جیسا کہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کا یہ اندازہ ہے کہ جناب نواز شریف کی آمد سے فضا بدل گئی ہے اور عوام کے اندر ان کی مقبولیت بڑھ گئی ہے۔ ایک جلسہ کرنے سے مقبولیت نہیں بڑھتی، جلسہ کرنے سے مقبولیت نہیں بڑھتی، چکر کچھ اور ہوتا ہے۔ چکر یہ ہے کہ مسلم لیگ کی نواز شریف کی مقبولیت جو اپنی سالڈ مقبولیت تھی، جس کو ہم ہارڈ کور کہہ لیں، ان کے سپورٹر، ان کی تعداد اتنی ہے جتنی پہلے تھی۔ اور آپ کو میں نے اس پروگرام میں کئی مرتبہ اس کی طرف نشاندہی کی اور آپ بھی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ عوام کے اندر، رائے عامہ کے اندر ایک طبقہ ہوتا ہے فلوٹنگ، وہ کسی چیز سے بھی متاثر ہو کر اپنی مقبولیت کی جو کمٹمنٹ ہے وہ بدل لیتا ہے۔ اور کسی چیز سے مراد دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس کی کوئی تقریر، کوئی اس کا بیان یا اس کا کوئی کارنامہ، اور دوسری چیز ہوتی ہے ہوا کی حد تک یہ جلسے کی بات پہ مانتا ہوں کہ اس جلسے نے ہوا بدل دی ہے۔ اس جلسے نے مسلم لیگ کے ان کارکنوں کو جو ڈپریشن میں تھے، جو ان ایکٹیو تھے، جو شہباز شریف کی 16 مہینے کی کارکردگی کے حوالے سے لوگوں کی تنقید کا جواب نہیں دے سکتے تھے اور گویا کہ ایک قسم کی عالم خواب میں چلے گئے تھے، ہائبرنیٹ ہو گئے تھے، وہ اب نئے سرے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور ایکٹیو ہو گئے اور اس لیے فضا بدل گئی ہے۔ تو نواز شریف کی بنیادی مقبولیت اپنی جگہ، جلسے میں جو کی گئی تقریر ہے اس کو تقریباً میرا خیال ہے کہ ملک کی میجارٹی نے پسند کیا ہے اور بہت کم لوگ ہوں گے، بہت ہی چھوٹی مائنارٹی ہوگی جس نے نواز شریف کی تقریر کو پسند نہیں کیا۔ وہ تقریر واقعتاً بہت ہی اچھی، بہت ہی زبردست تقریر تھی۔ اس میں نواز شریف نے کوئی بڑا بول نہیں بولا۔ اتنا بڑا جلسہ دیکھ کر ایک لیڈر کے دماغ میں جو کجی آ جاتی ہے، نواز شریف نے خود کو اس سے بچایا، اللہ کا ذکر کیا، فلسطین کا جھنڈا اٹھایا، انتقام نہ لینے کا ارادہ ظاہر کیا، پاکستان کے حق میں صرف پازیٹیو باتیں کی اور اپنا منشور بھی بتا دیا اور کسی کو گالی نہیں دی، کسی کا مذاق نہیں اڑایا۔ آپ عمران خان کی تقریر کو یاد کریں کہ وہ آدھے گھنٹے کی تقریر میں کوئی 75 مرتبہ مخالفوں کا مذاق اڑاتا تھا، منہ چڑھاتا تھا، دوپٹہ سر کے گرد گھما دیتا تھا کہ یہ فلانا ہے، یہ مولانا ڈیزل ہے، یہ عبدالصمد اچکزئی ہے، یہ نواز شریف ہے، اس کا منہ دیکھ کر مجھے ترس آتا ہے، اس طرح کی باتیں آپ کو یاد ہوئی۔ نواز شریف نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ بات پسند کی گئی۔ ایک تو نواز شریف کی تقریر نے اثر کیا اور دوسرے جو فضا بدل گئی ہے، پورے ملک کی فضا بدل گئی۔ پیپلز پارٹی جس طرح ناراضگی ظاہر کر رہی ہے اس سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس طرح فضا بدلی ملک کی۔ تو ان دو چیزوں نے وہ جو ایک فلوٹنگ رائے عامہ ہوتی ہے نا، فلوٹنگ رائے عامہ، وہ نواز شریف کے فیور میں کر دیا اور نواز شریف واقعتاً
सिंपल मेजॉरिटी में आ गए हैं। ऐसा कोई दावा जो पीटीआई वाले करते हैं, ऐसा कोई दावा किसी पार्टी को नहीं करना चाहिए कि 81% वोट उसके साथ हैं, 85% वोट उसके साथ हैं। लेकिन अब ये बात जो तय होती हुई नज़र आ रही है और जो करीन क़यास भी है, जो अक्ल फ़हम में भी आती है, वो ये है कि नवाज शरीफ सिंपल मेजॉरिटी लेने की पोजीशन में अच्छी खासी तरीके से आ गए हैं और बाकायदा नाकाबिले तस्खीर तरीके से आ गए हैं। और इसी सर्वे में बताया गया कि 81% अवाम ने नवाज शरीफ की तकरीर की तारीफ़ की। अच्छा, अब आ जाते हैं थोड़ा सा जिक्र मलक रियाज का। मलक रियाज ने कराची में बहरिया टाउन बनाया। वो पीरथर पहाड़ का जो एक बड़ा हिस्सा जरदारी साहब की मेहरबानी से 1 करोड़ का जो टुकड़ा बनता था वो इसने 20 लाख या 10 लाख में लिया और फिर अदलिया को भी ब्राइब किया, वो सब कुछ किया। इसके साथ उसने जुल्म किया कि उसकी जद में जो गोठ आते थे सिंधियों के, छोटे छोटे गांव सिंधियों के और बलोचों के ज़्यादातर वही थे, उन पर इसने बुलडोज़र चढ़ाए, पुलिस के ज़रिए एक्शन करवाया, पुलिस के ज़रिए उनकी पिटाई करवाई, पुलिस की फायरिंग से कई लोग मारे गए, उनके मकान जला दिए गए, सब कुछ किया गया। अब बहरिया टाउन कराची का जो NOC है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, वो सिंध हुकूमत ने वापस ले लिया। ये मलक रियाज के लिए बहुत बड़े सदमे की खबर है और मलक रियाज पर पै दर पे मुकदमे भी हो रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी भी सूरत, किसी भी अदालत से अब मलक रियाज को रिलीफ मिल सकेगा। इसका वो पुराना केस भी खुल गया है और ये जो पंडोरा बॉक्स खुलना है, अब ये केस चलेगा अलकादिर ट्रस्ट वाला, तो उसमें भी मलक रियाज ने फंस जाना है। कल एक साहब कह रहे थे कि नहीं, इमरान खान फंसेगा, उसकी बीवी फंसेगी, लेकिन ये मलक रियाज छूट जाएगा। तो मेरी इतला ये है कि मलक रियाज उस केस में भी फंसेगा, बहरिया टाउन कराची के केस में भी फंसेगा। फंसेगा क्या, इसमें ये तो टांग दिया जाएगा। और इसके अलावा बहरिया टाउन इस्लामाबाद और पिंडी का जो है उसमें भी इसकी शामत आनी है, क्योंकि वहाँ की बेज़ाब्तगियों और जो इसने ज़मीनों पर कब्ज़े किए हैं, लोगों को बेघर किया है, उसका केस भी तैयार हो रहा है। तो ये मलक रियाज एक ज़ालिम और शफाक आदमी है। मीडिया में इसके हामी वो क्या है, वो जो ARY TV के एक मशहूर मियाँ बीवी हैं अब्बासी और उसकी बीवी महर बुखारी, ये मलक रियाज के कहा जाता है कि ये ज़ाती मुलाज़म है। इसी तरह 3-4 और आदमी भी, यानी जो एंकर पर्सन हैं उनमें भी 3-4 आदमी हैं। ये 6-7 आदमियों के बारे में सुना है कि ये मलक रियाज के ज़ाती मुलाज़म हैं। वो मलक रियाज की फेवर में कॉलम भी लिखते हैं, फ़ज़ा भी बनाते हैं और ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि मलक रियाज की वजह से पाकिस्तान में तरक्की हुई है। हालांकि पाकिस्तान में कहीं भी तरक्की नहीं हुई। एक पोस्ट सोसाइटी एलीट क्लास के लिए बना देने से मुल्क को एक रत्ती का फ़ायदा नहीं होता। तरक्की तो उसको कहते हैं कि अवाम का जो मेयार ज़िंदगी है वो थोड़ा ऊपर हो, कुछ सड़कें बने, कोई अपने तरक्याती काम और रोज़गार के मौके पैदा हों। तो मलक रियाज ने तो सिर्फ एक एलीट क्लास है उसके लिए महलनुमा बंगले बनाने के अलावा कोई और काम नहीं किया। ये ठीक है कि वो एक बहरिया का दस्तरखान अरबों रुपए लूट कर चंद लाख रुपए का खाना वो मज़दूरों को खिला देता है, तो अल्लाह ताला राज़िक़ है, वो उनको कोई और बंदोबस्त हो जाएगा। मलक रियाज की बसात अब लिपटती हुई नज़र आती है। नाज़रीन, नवाज शरीफ के जलसे पर अभी तक सफ़े मातम जारी है। PTI के हलकों में मुस्लिम लीग की कमज़ोरी है कि वो इस जलसे की सही तस्वीर नहीं दिखा सकी। अब उसने एक तराना टाइप की चीज़ बनाई है, तो उसकी झलकियाँ आप देखें, उसमें भी आपको एक छोटा सा सेगमेंट नज़र आएगा कि मीनार पाकिस्तान के बाहर जो फ्लाई ओवर्स का एरिया है वहाँ भी तकरीबन उतने ही लोग हैं जितने मीनार पाकिस्तान के अंदर थे। ये मुस्लिम लीग को पहले दिन ही ये चीज़ें सारी शो कर देनी चाहिए थी। बहरहाल मातम की एक मिसाल ये है, उस्ताद हारून रशीद, इमरान खान के ज़ाती कालम नगार, उन्होंने अपने प्रोग्राम में कहा है कि मीनार पाकिस्तान के जलसे में लाहौर वालों की तादाद सिर्फ 3000 थी। अब इस दावे को देखकर आप हंसेंगे या रोएंगे या सर पीटेंगे या मजाक उड़ाएंगे, मुझे नहीं पता। ऐसी दुनिया में कोई मशीन ईजाद हो गई है जिसका हमें पता नहीं चला, साइंसदानों को भी पता नहीं चला, कि वो जब गेट पर रख दी जाती है मीनार पाकिस्तान के, तो वो बता देती है कि ये लाहौर का है, ये ओकाड़ा से आया है, ये मुल्तान से आया है, ये पेशावर से आया है। वो मशीन पकड़ लेती है कि लाहौर से कौन कौन आया है। तो उसी मशीन की बुनियाद पर हारून रशीद साहब ने ये दावा किया है कि जलसे में लाहौर वालों की तादाद सिर्फ 3000 थी। मेरा ख्याल है उनको अपनी नज़र षानी करनी चाहिए तादाद पर, सही तादाद बतानी चाहिए कि 3000
118 या 2971, इस तरह की भी तादाद बतानी चाहिए। राउंड अबाउट वाली जो तादाद है ना, ये मशीन इस तरह नहीं बताती, मशीन तो एक एक आदमी का नाम लेकर बताती है। तो अंदाज़ा करें कि सफ़े मातम ने इन लोगों का ज़हनी हाल क्या कर दिया है कि ऐसी बातें करते हैं कि बच्चा भी सुने तो हंस पड़े। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले ब्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।